नमस्कार। सभी को हिंदी सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कविता के तत्व। ठीक है, कविता के तत्व की विवेचना। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ा है कविता की परिभाषा और उसका स्वरूप। ठीक है, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि कविता है क्या, किसको बोलते हैं कविता। उसमें आपने अलग अलग विद्वानों के विचार पढ़े हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपनी ओर से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, और उन परिभाषाओं से ही तत्व निकलकर सामने आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि तत्वों का अर्थ है जिससे किसी चीज़ का निर्माण हो। ठीक है, वो होते हैं तत्व। जैसे मनुष्य का निर्माण 5 भौतिक तत्वों से हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं तत्व। तो यहाँ पर आज हम तत्वों की बात करने जा रहे हैं। तो है कि पाश्चात्य काव्य लक्षणों में जिन तत्वों का बार बार उल्लेख हुआ है उन तत्वों का संयोजन और निर्देश सर्वप्रथम प्रसिद्ध विद्वान विंचेस्टर ने दिया। ये तत्व है भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व एवं शैली तत्व। ये 4 तत्व है जिनसे कविता का निर्माण होता है। प्राय सभी पाश्चात्य विद्वानों ने उक्त तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है। इतना अवश्य है कि विभिन्न कवियों और विद्वानों ने अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार किसी एक तत्व को अधिक महत्व दे दिया है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने किसी एक तत्व को अधिक महत्व दिया है। जैसे मिल्टन, वर्ड्सवर्थ आदि ने काव्य के भाव तत्व पर अधिक बल दिया है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉनसन ने बुद्धि तत्व को प्रधान माना है। इस प्रकार शेक्सपियर कल्पना तत्व को अधिक उन्मेषशाली रूप में देखते हैं, तो कार्लाइल और कोलरिज ने कला या शैली तत्व को अधिक प्रकाशित किया है। अर्थात उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार किसी एक तत्व को अधिक स्वीकारा है। तो आज हम काव्य तत्वों का विवेचन करते हैं। सबसे पहला तत्व आता है भाव तत्व, जो कविता का प्राण तत्व जिसको हम बोल सकते हैं। तो काव्य साहित्य में भाव तत्व सर्व प्रमुख और सर्वप्रथम है। देखो ना, भाव तत्व साहित्य में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला साहित्य का प्राण तत्व है। भाव के आधार पर ही कविता आकार ग्रहण करती है। भाव जितना अच्छा होता है कविता उतनी अच्छी होती है। चित्त को स्थायी और अस्थायी वृत्तियों का नाम ही भाव है। चित्त की स्थायी और अस्थायी जो वृत्तियां हैं उसका नाम क्या है? भाव। कि यही तत्व कविता को शेष वांग में से अलग करता है। भाव तत्व का संबंध सहृदयता और संवेदनात्मकता से। सहृदयता समझते हो ना, हृदय से। ठीक है, और संवेदनात्मकता हमारी जो है वो है भाव। कवि अपने पाठक या श्रोता को प्रमुखतः अपना संवेदन ही प्रेषित करता है। ठीक है, जो कवि है वो जिस प्रकार का सोचता है, जिस प्रकार की उसके मन में खुद अपने लिए फीलिंग होती है, जो वो सोच रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, उसको ही वह आगे प्रेषित करता है। ठीक है, अपने संवेदन को, संवेदन अर्थात अपने ही भाव को वह प्रेषित करता है। कवि जैसा अनुभव करता है उसको उसी रूप में पाठक तक पहुँचाने में उसकी कृतकृत्यता है। ठीक है, आगे भाव के विषय में कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में बाह्य जगत की संवेदनाओं के कारण भाव विचार उठते हैं और वह परस्पर मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं। ठीक है, मानव अपनी संवेदनशीलता के कारण ही तो मानव है। मुर्दा दिल का खाक दिया करते हैं। सच ही कहा है, काव्य तथा अन्य ललित कलाओं का प्रमुख उद्देश्य मानव को अधिक अधिक संवेदनशाली अर्थात भावशील बनाना ही है। इसी कारण रागात्मकता काव्य की पहली शर्त है। भाव की परिपक्व अवस्था को भारतीय आचार्य ने रस माना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक आचार्य है, आचार्य भामा, जिन्होंने रस की परिभाषा दी है, उनको ही रस का माना जाता है। उन्होंने जो रस की परिभाषा दी वो इस प्रकार है, भाव विभाव व्यभिचारी संयोगदृष्ट निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव विचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और रस ही काव्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। विभिन्न स्थायी भाव उचित संप्रेषण पाकर स्थायी भाव रस दशा में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, हमारे मन में स्थायी भाव रहते हैं, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी है जो सदा ही रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, कुछ और बाहरी चीज़ों को देखकर वो चीज़ें क्या कर लेती हैं,
रस दशा में परिणित हो जाते हैं। वो दोनों भाव मिलकर रस दशा को परिणित हो जाते हैं और रस दशा का चरम ही आनंद प्राप्ति का क्षण है। अतः भाव को कविता का प्रमुख तत्व ही कहा गया है। आगे आता है आपका कल्पना तत्व। ठीक है, काव्य निर्माण में कल्पना का विशेष महत्व है। साहित्य का केंद्रीय तत्व भाव है और कल्पना उसे प्रभावी रूप देती है। इसी कल्पना के कारण कवि औरों के सुख दुख को, दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वह सुख दुख हमारा अपना ही लगने लगता है। ठीक है, वो अपने सुख दुख को इस प्रकार प्रकट करने लगता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार लगता है कि वो सुख दुख हमारा ही सुख दुख है। वह प्रोक्ष की घटना को प्रत्यक्ष में और अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूपाकार देती है। ठीक है, जो अज्ञात वस्तु है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमारी कल्पना वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, पहुँच जाती है और दृश्य रूप हमारे आंखों के सामने उभरने लगता है और हम जब उनको उकेर देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका आकार। ठीक है, वो उसका आकार बन जाती हैं। इस प्रकार शून्य वस्तु को भी सतह प्रदान करती हैं, जिस चीज़ के बारे में हम ये लगता है कि इसकी कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, और उसको भी वो क्या कर देती है, कल्पना क्या कर देती है, आकार प्रदान कर देती है, सतह प्रदान कर देती है। कल्पना के बिना कविता बेजान बन जाएगी। कल्पना अनुभूत वस्तुओं के मानसिक बिंबों की पुनर्रचना है। स्मृति और कल्पना में यही अंतर है। देखो अब जो स्मृति है, ठीक है, स्मृति क्या है, अतीत के अनुभवों और बिंबों की ज्यों का त्यों सामने लाती हैं, और जो कल्पना है क्या करती है, उन्हें नया रूप देकर प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, स्मृति तो ये है ना, वो जो हमारे अतीत है, ठीक है, जो हमारी भूली हुई चीज़ें हैं, पिछली जो बीत चुकी हैं, उसको क्या कर देती हैं, उन सब का अनुभव है जी। तो जो कल्पना है उसे क्या कर देती है, नया रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, अगर संस्कृताचार्य ने इसे प्रज्ञा, प्रतिभा या भावना कहा है, वही कल्पना है। ठीक है, कल्पना को क्या क्या नाम दिए हैं संस्कृताचार्यों ने, प्रज्ञा दिया है, प्रतिभा दिया है और भावना। आचार्य शुक्ल भावना और कल्पना में अभिन्नता मानते हुए कहते हैं, जो वस्तु हमसे अलग है। ठीक है, ये देखो, जो परिभाषा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, वो क्या बोलते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, ठीक है, अलग है, दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति हम क्या करते हैं, अपने मन में लाकर उसकी मूर्ति को हम अपने मन में लाते हैं और उसके समीपे का अनुभव करते हैं। ठीक है, वो हमें लगती है कि वो हमारे पास ही है। जब हम उस वस्तु जो हमारे से दूर है, हमें दूर प्रतीत होती है, हम उसकी क्या करते हैं, मूर्ति अपने मन में लाते हैं और हम उसके समीपे का अनुभव करते हैं कि वो हमारे पास हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उनके समीपे का अनुभव कराना उपासना, और साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। उन्होंने इसको उपासना माना है और कहते हैं कि जो साहित्य वाले लोग उसको भावना कहते हैं, लेकिन आजकल के लोग कल्पना कहते हैं। और कल्पना दो प्रकार की होती हैं, नियंत्रित और एक अनियंत्रित। जो अनियंत्रित कल्पना वो तो विक्षिप्तों के लिए है। ठीक है, काव्य में कल्पना को बौद्धिक संचारण में भाव की अनुकूलता से चलना पड़ता है। क्या है कि कल्पना को किस प्रकार से चलना पड़ेगा, बौद्धिक संचारण में भाव की अनुकूलता से, कि हमारे मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है, उस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कल्पना को उगाड़ना है। ठीक है, ये नहीं है कि भाव कोई और है और कल्पना हम कोई और लगाए जा रहे हैं, उसका कोई मैच ना हो, अर्थात कि इन दोनों का मैच होना चाहिए। भाव और कल्पना का बुद्धि के द्वारा मैच करके हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वे विषय वस्तु से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे कहते हैं, कल्पना का काव्य के अलंकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रतीकों, उपमानों आदि की योजना भी वही करती है। कल्पना यदि मूल भाव के विरुद्ध हो तो उसे काव्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। ये आगे ना वही बात है कि कल्पना साथ जो हमारा भाव है उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो उसके विरुद्ध होगी, ठीक है, तो हम उसको स्थान नहीं दे सकते काव्य में। ये थे आपके दो तत्व जो हमने आज डिस्कस किए हैं, भाव तत्व और कल्पना तत्व। कल हम बुद्धि तत्व और शैली तत्व ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।